नमस्ते बच्चों। बड़े घर की बेटी के तीसरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तर के साथ आज आपका स्वागत है। आईसीएसई हालांकि अवतरण बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आईसीएसई पूछता है और वो पूछेगा भी, लेकिन इस वीडियो में मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ पूछे, कुछ अवतरण बेस्ड भी हैं। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। पहला प्रश्न है, बेनी माधव सिंह कौन थे और उनके कितने पुत्र थे? तो बेनी माधव सिंह आप जानते हुए गौरीपुर के जमींदार थे, नंबरदार थे। और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। कैसे कह सकते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी? क्योंकि उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, ये सब उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे और उनकी वर्तमान आय 1,000 से वार्षिक नहीं थी। ये सभी उनके परिचय में है, लेकिन इसमें कुछ जो बहुत जो आसानी से आप लिख सकते हैं उन बातों को इसमें लिया गया है, जिसमें उनके बड़े बेटे का नाम, छोटे बेटे का नाम और ये सब भी बातें ली गई है। हालांकि आप उनकी वार्षिक आय कितनी थी ये आप लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि उनके पितामह बहुत धन धान्य से संपन्न थे, तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तो ये सभी पॉइंट्स इसमें आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि गांव की ललनाएं श्रीकंठ सिंह की निंदक क्यों थी? गांव की जो ललनाएं थी वे श्रीकंठ सिंह की निंदक क्यों थी? तो आपको मालूम है कि श्रीकंठ सिंह थे, वे संयुक्त परिवार के फॉलोवर थे। संयुक्त परिवार को फॉलो करते थे, उसके उपासक थे। तो जो गांव की ललनाएं थी, ललनाएं का अर्थ है यहाँ पर स्त्रियां। ललनाएं का अर्थ है यहाँ पर स्त्रियां। तो जो गांव की स्त्रियां थी वे श्रीकंठ सिंह को पसंद क्यों नहीं करती थी? उसकी ऐसा ऐसा क्या था कि वे हमेशा उसकी निंदा किया, हमेशा कुछ ऐसे परिवार जहां पर श्रीकंठ से उन परिवार को जोड़ने की कोशिश करते होंगे, तो वे ललनाएं, वे स्त्रियां श्रीकंठ की निंदक क्यों थी? तो आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, ये की सोच है। उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। इसीलिए गांव की जो स्त्रियां थी श्रीकंठ सिंह की निंदक थी। इसमें एक और बात है कि श्रीकंठ सिंह ने अपने प्रयास से कई टूटते हुए घरों को जोड़ दिया था। ललनाएं चाहती थी, गांव की स्त्रियां चाहती थी कि वे अलग घर में रहे, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ अलग रहे। पर जो स्त्रियां थी, श्रीकंठ सिंह था, उसने अपने प्रयास से फिर से कई टूटते हुए घरों को जोड़ दिया था। इसीलिए ये गांव की ललनाएं श्रीकंठ सिंह की निंदक थी। तीसरा प्रश्न है, ठाकुर साहब ने अपनी बेटी का विवाह श्रीकंठ से करने का निश्चय कब और क्यों किया? तो ठाकुर साहब यहाँ पर कहा गया है ठाकुर भूप सिंह को। ठाकुर भूप सिंह को मैंने आपसे पहले भी कहा है, पहले के वीडियो में भी, कि ठाकुर जैसे हम किसी को सर कहते हैं सम्मान देने के लिए, महाशय कहते हैं, महोदय कहते हैं, वैसे ही ठाकुर कहकर गांव में जो सम्मानजनक लोग होते हैं उन्हें ठाकुर कहकर बुलाते हैं। इवन अब रविन्द्रनाथ टैगोर को देखेंगे, उन्हें उन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। तो ठाकुर साहब ने अपनी बेटी का विवाह श्रीकंठ से करने का निश्चय कब और क्यों किया? तो एक बार श्रीकंठ सिंह ठाकुर साहब के पास चंदा मांगने के लिए, डोनेशन के लिए आए थे। चंदा क्या होता है? डोनेशन। भूप सिंह उनके स्वभाव पर एकदम रीझ गए, उनके स्वभाव से एकदम मोहित हो गए, हिप्नोटाइज्ड हो गए, एकदम एकदम उन्हें ऐसा लगा कि इससे अच्छा वर तो मेरे बेटी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। और उन्होंने धूमधाम से श्रीकंठ के साथ आनंदी का विवाह कर दिया। लाल बिहारी को आनंदी की कौन सी बात बुरी लगी? तो यही, अगर आप इस बात को अगर आप समझ जाए तो आप पाठ को आसानी से आपको याद रहेगा पाठ। तो इसे समझाने के लिए एक छोटा सा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाना चाहूंगी कि लाल बिहारी खान पान का शौकीन था। समझौता नहीं करना चाहता था खान पान में, किसी भी प्रकार का समझौता वह नहीं करना चाहता था। समझौता का अर्थ होता है कॉम्प्रोमाइज। तो एक दिन भोजन पक चुकने के बाद, भोजन पक चुका था, दोपहर का भोजन आनंदी पका चुकी थी, उसके बाद भी वह चिड़िया मार कर लाया, 2 चिड़िया लेकर के आया और उसने कहा कि पका दो, बहुत भूख लगी है। आनंदी ने फिर भी एक नया व्यंजन पकाया उसके लिए। नई चीज उसने, जो चिड़िया मार कर लाया था उस मांस को उसने पकाया। आनंदी ने क्या किया? आनंदी ने पूरा घी उस मांस को पकाने में डाल दिया और दाल के लिए उसने, जो घी थी, उस घी को उसने दाल के लिए उसने नहीं बचाया। तो अब जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जो लाल बिहारी था वो खान पान का बहुत शौकीन था, समझौता नहीं करता था। जब उसने देखा दाल में घी क्यों नहीं है, तो उसने पूछा कि दाल में क्यों घी क्यों नहीं छोड़ा?
तो जब आनंदी ने कुछ ऐसी बातें कही जिसकी वजह से लाल को बहुत गुस्सा आ गया और उसे ऐसा लगा कि आनंदी उसके परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, और उसने भी कह दिया तुम्हारे मायके में जैसे घी की नदियां बहती है। और इस पर जब आनंदी ने कहा कि हाथी मरा भी तो 9 लाख का, मेरे यहाँ तो इतना घी रोज नाई और कहार मेरे नौकर चाकर खा जाते, जितना घी तुम घर में लेकर आते हो उतना घी मेरे घर में नौकर चाकर खा जाते। बस यह सुनना था कि आओ ना देखा ताओ। और लाल बिहारी ने खड़ाऊं उठा करके आनंदी की ओर फेंक कर, खड़ाऊं उठाकर उसने मारी। तो यही वजह थी कि आनंदी, मतलब श्रीकंठ की जो पत्नी थी आनंदी, उस पर बेनी माधव सिंह ने खड़ाऊं से प्रहार किया था। यही एक वजह थी। हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। एक सेकंड बच्चों। अगला तो इसमें प्रश्न है कि इसका जो प्रश्न था कि लाल बिहारी को आनंदी की कौन सी बात बुरी लगी। तो लाल बिहारी ठाकुर बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा था। दाल में घी न डालने का कारण जब उसने पूछा, तब उसकी भाभी आनंदी ने जो उत्तर दिया कि आज तो घी कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब उसने मांस में डाल दिया है। तो लाल बिहारी को भाभी की, अपनी भावज की यही बात बुरी लगी, और उसने फिर उसके बाद जो किया वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसने उसे खड़ाऊं से उस पर प्रहार किया। आनंदी के विचार के अनुसार, यानी आनंदी के विचार में जीवन जीने का उत्तम तरीका क्या है, ये आनंदी के विचार है। पेज नंबर 1 में एकदम लास्ट लाइन में, अगर अंतिम वाक्य में आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। आनंदी का यही मानना था कि अगर घर में हम मिलजुल कर रह रहे हैं, रहने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी अगर कलह हो रहा है, बहुत कुछ सहने के बाद भी अगर परिवार के साथ निर्वाह नहीं हो पा रहा है, बहुत सह रहे हैं हम, फिर भी निर्वाह नहीं हो पा रहा है, तो आए दिन की कलह की अपेक्षा, आए दिन के कलह से बचने की, मतलब आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा, यही अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। याद रखिए इस बात को, अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए, यही आनंदी के विचार हैं। मतलब अलग रहा जाए, दूर रह करके ही प्रेम सही, तो दूर रह करके प्रेम से रहेंगे हम। अगला प्रश्न है, आनंदी के मायके और ससुराल में क्या अंतर था। ये पेज नंबर 33 में फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ जो बड़ा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे आपको आसानी से बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें इसके बारे में उत्तर। फिर भी जो उत्तर है, आनंदी के मायके और ससुराल में बहुत अंतर था। उसके मायके में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, हाथी थे, घोड़े थे, उसके घर में झूमर था, नौकर चाकर थे। परंतु ससुराल में कोई साधन नहीं था। ससुराल के बारे में एक वाक्य जो लिखा गया है कि उसका जो ससुराल था वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ मकान था। यहाँ लिखा है सीधा साधा जीवन था। आप वहां पर जो टेक्स्ट बुक से एक सेंटेंस, आप सीधे 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 टेक्स्ट बुक से एक सेंटेंस उठा सकते हैं कि सीधा साधा देहाती गृहस्थ मकान था, गृहस्थ मकान था। तो ये आप उसके ससुराल के बारे में लिख सकते हैं। और अंत में एक कंक्लूडिंग लाइन देते हुए आप लिख सकते हैं कि आनंदी ने बड़ी ही समझदारी और धैर्य से खुद को नए वातावरण में ढाल लिया। यह आनंदी की खूबी थी कि आनंदी ने अपने ससुराल, जो उसका उन्नत और एकदम धनी संपन्न ससुराल था, और जो उसका मायका था वैसा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने आनंदी का जो ससुराल था वह बहुत बहुत सीधा साधा ससुराल था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने मायके की तुलना उससे नहीं की, और इस नए वातावरण में बड़ी ही समझदारी और धैर्य से खुद को उसने ढाल लिया। घर के झगड़े में बेनी माधव का पक्ष क्या था। मतलब घर में जब झगड़ा हुआ तब बेनी माधव ने किसकी ओर से और क्या गवाही दी उन्होंने। बेनी माधव घर के मुखिया थे। एक मुखिया का काम होता है कि घर में वह जो सही बात है, जो सही पक्ष है, जो सही पक्ष है, उसकी ओर से अपनी बात कहे। लेकिन बेनी माधव ने लाल बिहारी सिंह की ओर से पक्ष दिया। उसकी वजह ये थी कि वे संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति थे। वे संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति थे। कौन संकीर्ण मानसिकता के थे? तो बेनी माधव सिंह संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति थे, और स्त्री और पुरुष को समाज में बराबरी का दर्जा वे नहीं देते थे। तो इसीलिए इसीलिए उन्होंने आनंदी के पक्ष में बात नहीं की, जबकि आनंदी की गलती नहीं थी। आनंदी ने तो नया व्यंजन पकाया। उसके बाद भी उन्होंने लाल बिहारी का साथ दिया और श्रीकंठ से कहा कि हाँ हाँ,
बहु बेटियों की यह बात अच्छी नहीं कि वे मतलब मर्दों के मुंह लगे, यह उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने यह बात भी कही कि स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। ये सब बातें बेनी माधव सिंह की थी। तो बेनी माधव सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी कि आनंदी ने लाल बिहारी के व्यवहार का उसने विरोध किया। उनका यही मानना था कि अगर घर में जो अन्याय, अगर स्त्रियों के साथ अन्याय किया था तो इट्स ओके, चलता है। लेकिन आनंदी ऐसी नहीं थी। आनंदी ने इस बात का विरोध किया और यही बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, लाल बिहारी का पक्ष लिया। और जब लाल बिहारी ने अपने भाभी के अगेंस्ट बात कही, तब उन्होंने लाल बिहारी का ही साथ दिया। अगला प्रश्न है कि लाल बिहारी ने श्रीकंठ से आनंदी की क्या शिकायत की। तो लाल बिहारी ने आनंदी की क्या शिकायत की, और क्या शिकायत की, सबसे पहले हम देखते हैं क्या शिकायत। तो उसने यह शिकायत की, लाल बिहारी ने श्रीकंठ सिंह से, जैसे श्रीकंठ सिंह जब शनिवार को घर पर आए थे, तो उसने यह शिकायत की कि आप अगर पेज नंबर 36-35 से अगर आप देखेंगे तो वहां उसने कहा है कि उसने अपनी भाभी को समझा देने की बात की। साथ ही उसने यह कहा कि मुंह संभाल कर बात करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। ये पेज नंबर 35 फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये बातें लिखी है। तो यही बात उसने कही। और उसने एक बात और कही कि अगर वे बड़े घर की बेटी है तो वे, मतलब बड़े घर की बेटी है तो वहीं पर अपना बड़प्पन दिखाया करे। हम कोई नीची जात के लोग नहीं है। तो ये सारी बातें उसने कही। अब इसे इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लाल बिहारी ने आनंदी की शिकायत की, क्योंकि दाल में घी कम पड़ने पर जब आनंदी से झगड़ा हुआ तो उसने तीखा जवाब दिया था। आनंदी ने चुपचाप सही नहीं बातों को। आनंदी के इस प्रकार पलट कर जवाब देने से उसके अहम को, उसके पुरुषत्व को, यानी लाल बिहारी के पुरुषत्व को चोट पहुंची। तो उसने ऐसी आशा नहीं की थी कि कि आनंदी जो है वह, मतलब उसका प्रत्युत्तर ऐसा होगा। वह एक औरत के आगे खुद को छोटा नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए उसने आगे से ही, उसने सामने से ही आनंदी की इन सब बातों की शिकायत की। बड़े घर की बेटी कहानी से के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी क्या संदेश देना चाहते हैं। तो लेखक ने बड़े घर की बेटी कहानी के माध्यम से संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाया है। पहली बार उनका मानना है कि रिश्तों और संबंधों की गहराई को समझने के लिए आपसी समझ होना जरूरी है। हमें आपस में समझदारी जरूर निभानी चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने से जो भी छोटे हैं उन्हें प्यार देना चाहिए। आपसी रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अतः हमें उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए अपने अहंकार को भूल जाना चाहिए और प्रेम और समझदारी से काम लेना चाहिए। इसके इस प्रश्न का उत्तर, एक और उत्तर है जो मैं इसके बाद, थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगी। एक और इसका उत्तर है, इससे इसी प्रश्न का क्या उद्देश्य है। अब है देखिए, जैसा आईसीएसई पूछेगा उस प्रकार से दिया गया है। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अवतरण क्या है? अवतरण हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट को। एक्सट्रैक्ट क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। छोटा सा, आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा पैराग्राफ कह सकते हैं, दो वाक्य कह सकते हैं। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास, ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। यह अवतरण है। यह किसकी सोच है? यह सोच है आनंदी। कहाँ है यह अवतरण? यह अवतरण पाठ के पहले पेज में ही, पेज नंबर 32 पर है। पेज 32 पर अगर आप जाएंगे तो यह अवतरण है, यह आनंदी की सोच है। अब हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, बेनी माधव के कितने पुत्र थे, उनका परिचय दे। तो बेनी माधव के दो पुत्र थे। बेनी माधव कौन है? पहले पैराग्राफ में आप देखेंगे, बेनी माधव गौरीपुर गांव के जमींदार नंबरदार है। उनके पितामह के बारे में बात की गई है। और उन्हीं के कितने पुत्र थे? तो उनके दो पुत्र है। एक बड़ा पुत्र है जिसका नाम है श्रीकंठ, श्रीकंठ है। और उनके छोटे पुत्र का नाम है लाल बिहारी। आप पहला वीडियो देखेंगे, उसमें आरंभ में ही मैंने इन दोनों के बारे में विस्तार से बात की है। तो श्रीकंठ ने कैसे पढ़ाई की, लाल बिहारी पढ़ाई नहीं कर रहा था, वह कैसा था, तो ये सब बातें आप यहाँ पर दो दो वाक्य लिख देंगे, आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं। तो बेनी माधव के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी और इस समय वह एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का, सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा था, चौड़ी छाती थी, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। ठीक है, तो इन सब बातों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेनी माधव के बारे में। श्रीकंठ सिंह कैसे विचारों के व्यक्ति थे? तो श्रीकंठ सिंह का जो विचार था वह बहुत ही आधुनिक था।
पेज नंबर 32, फिर से पेज नंबर 32, लास्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे, उसमें उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। उन्होंने अंग्रेजी विषय में उन्होंने डिग्री ली थी, और अंग्रेजी विषय के डिग्री अधिपति होने के बाद भी, अधिपति मतलब मालिक, उनके पास अंग्रेजी की डिग्री थी, बहुत बड़ी बात थी। वे पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे अक्सर बड़े जोर शोर से जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी निंदा करते थे और उसका तिरस्कार किया करते थे। वे प्राचीन सभ्यता का गुणगान करते थे, और प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का, उनके स्वभाव का मुख्य अंग था। सम्मिलित कुटुंब के वे एकमात्र उपासक थे, और आजकल स्त्रियों में जो मिलजुल कर रहने में जो अरुचि होती है, श्रीकंठ उसे जाति और समाज के लिए हानिकारक मानते थे। तो ये श्रीकंठ सिंह के विचार है। गांव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदक क्यों थी? श्रीकंठ स्त्रियों में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि थी उसे जाति और समाज दोनों के लिए हानिकारक मानते थे। मतलब उनका यह मानना था कि आजकल की जो स्त्रियां हैं, विवाह होने के बाद ही वे अ, घर को विभक्त करने में विश्वास रखती हैं, घर को अलग करने में, ऐसा श्रीकंठ का मानना था। लेकिन अगर आप देखेंगे गहराई से, आप पाएंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ का दोष होता है। अगर कोई घर टूटता है, यानी बहू की तरफ से भी और बहू के जो सास ससुर हैं उनके तरफ से भी, तो दोनों को ही मिलजुल कर यहाँ पर रहने की जरूरत है। लेकिन ये एक अलग बात है। गांव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदक क्यों थी? तो श्रीकंठ के अनुसार स्त्रियों में मिलजुल कर रहने में अरुचि होती है, उसे जाति और समाज के लिए वे हानिकारक समझते थे। वे प्राचीन सभ्यता का गुणगान और सम्मिलित कुटुंब के उपासक थे, इसीलिए गांव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। तो ये है गांव की स्त्रियां, तो इसीलिए वे, जैसे वे श्रीकंठ को देखती होंगी, पता नहीं आ गया फिर से, तो इस तरह से हमारी योजना पर, बनी बनाई योजना पर पानी फेरने के लिए फिर से आ गया, इस तरह से कहती होंगी और उसकी निंदा करती होंगी। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों की आपको, आपने मतलब जो भी प्रश्न उत्तर मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप उसे ध्यान से पढ़िए और लिखित अभ्यास जरूर कीजिए। इसके और भी प्रश्न उत्तर है जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। धन्यवाद।